स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जीएसटी और मेरा नाम है सीए अनादि मिश्रा। इस अगले सेशन में हम समझेंगे कि जीएसटी के अधीन आपूर्ति यानी सप्लाई क्या होता है। तो पहले के जो टैक्सेस थे जैसे कि सर्विस टैक्स, उसमें वर्ड था सर्विस, या एक्साइज था तो उसमें वर्ड था प्रोडक्शन। पर जीएसटी में एक नया वर्ड सप्लाई लेकर आए हैं। सप्लाई या आपूर्ति का मतलब होता है कि एक व्यक्ति के द्वारा गुड्स या सर्विसेज या दोनों किसी दूसरे व्यक्ति को प्रोवाइड करना। तो आपूर्ति होता क्या है? तो आपूर्ति जनरली होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, और जिन्हें आपूर्ति नहीं माना जाता वो है एनीथिंग दैट इज नाइदर गुड्स, यानी वो ना ही गुड्स हैं ना ही सर्विसेज हैं। तो आपूर्ति में शामिल क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या शामिल नहीं होती, इन्हें हम आने वाले कुछ सेक्शंस के थ्रू समझेंगे। सेक्शन 7(1)(a) कहता है कि व्यवसाय के दौरान या अभ्युदय में प्रतिफल के लिए पूर्ति होना, जो कि मैक्सिमम केसेस जहां पर कवर हो जाते हैं, यानी गुड्स एंड सर्विसेज जहां पर दिए जाते हैं फॉर अ कंसिडरेशन। दूसरा होता है प्रतिफल के लिए सेवाओं का आयात, चाहे व्यवसाय के दौरान या अभ्युदय में हो या अथवा नहीं, जो सेक्शन 7(1)(b) के अंदर कवर होगा। 7(1)(c) में कवर होगा पूरी अनुसूची, यानी जो शेड्यूल है नंबर 1, जिसमें बिना प्रतिफल के कोई आपूर्ति दी जा रही है। और फिर जो शामिल नहीं होता, यानी हालांकि वो सप्लाई के तहत आता है लेकिन उसको जानबूझकर सप्लाई से बाहर निकाला गया है, जो कि आपके 3rd अनुसूची के अंदर सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 के तहत होगा, यानी नकारात्मक सूची, यानी एक ऐसी लिस्ट जिसमें से सप्लाई को बाहर निकाला गया है, जिसमें से सप्लाई को नहीं माना गया है। फिर आखिरी जो सूची होगी जो कि अनुसूची 2 होगी, जिसमें वस्तुओं की आपूर्ति या सेवाओं की आपूर्ति के रूप में मानी जाने वाली ऐसी गतिविधियां जो कि सप्लाई का पार्ट बन जाती हैं। तो आइए आपूर्ति के इस बड़े से टॉपिक को क्रिस्प और शॉर्ट में समझते हैं। सबसे पहले आता है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए 7(1)(a) सप्लाई फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी सप्लाई पैसों के लिए, कंसिडरेशन के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए किया जाए। तो हम जानते हैं सप्लाई किस चीज की हो रही है, या तो माल की या फिर सेवाएं की, गुड्स की या फिर सर्विसेज की। उसका मतलब होता है गुड्स हर चीज जो मूवेबल हो, हर चीज जो चल संपत्ति हो यानी मूवेबल प्रॉपर्टी हो, और सेवाएं जो माल के अलावा कुछ भी हो। ठीक है, तो जो माल नहीं है वो सेवा है, पर इनके अंदर शामिल नहीं होते मनी और सिक्योरिटी, जिसके थ्रू कंसिडरेशन आप तक पहुंचेगा। आप मुझे कोई गुड्स देते हैं या सर्विसेज देते हैं तो उसके बदले में आपको पैसे दूंगा, तो मनी या सिक्योरिटी इसका पार्ट नहीं होता, यानी उसको जो है वो ना ही गुड्स मानेंगे ना ही सर्विसेज मानेंगे। पर गुड्स के अंदर कुछ चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कार्रवाई योग्य दावा यानी एक्शनेबल क्लेम। वो क्या होता है मैं जस्ट 2 मिनट में आपको बताता हूँ। और एक और चीज़ उसमें शामिल होती है यानी बढ़ती फसलें, घास और ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें, जो कि आपूर्ति के लिए जो है वो एक तरीके से अलग की जाएंगी, जो है वो आपके ग्राउंड से। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मूवेबल आपका प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो अगर हम गेहूं की बात करें या फिर हम बात करें धान की, तो ये जुड़ी तो ज़मीन से है, लेकिन इन्हें आप तक पहुंचाने के लिए जो है वो ज़मीन से अलग किया जाएगा। तो वो भी हालांकि आज ज़मीन से जुड़ी हुई हैं, लेकिन फ्यूचर में उसको अलग करना ज़रूरी हो जाएगा उनके सप्लाई के लिए, इसलिए वो भी गुड्स की कैटेगरी में ही आएंगी। उसी तरीके से सर्विसेज में जो चीज़ें शामिल हो जाती है वो है मुद्रा का प्रयोग, यानी अगर किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी का या मनी का कोई यूज़ हो रहा है या फिर उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, जैसे कि अगर मैं रुपीस को डॉलर्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मुझे उसके एक्सचेंज जो है उसका अमाउंट देना पड़ेगा, एक्सचेंज का रेट जो है वो देना पड़ेगा, जिसमें किसी पर्सन की हो सकता है थोड़ी सी कमीशन हो, तो वो कमीशन एक तरीके की सप्लाई ऑफ सर्विस है, इस वजह से वो भी जीएसटी के अधीन आ जाती है, जीएसटी के अंदर मानी जाती है। सर्विसेज उसको माना जाता है, सप्लाई उसको माना जाता है। तो अल्टीमेटली अगर मुझे सेक्शन 7(1)(a) शॉर्ट में कहना हो तो वो है माल, जिसका मतलब है हर तरीके की चल संपत्ति, सेवाएं जिसका मतलब है हर तरीके का वो चीज़ जो माल के अंदर नहीं आती वो सर्विस के अंदर आ जाती है, लेकिन उनके अंदर मनी और सिक्योरिटीज़ नहीं आती। पर गुड्स के अंदर 2 चीज़ें और आ जाती हैं, जो कि एक्शनेबल क्लेम है और क्रॉप्स एंड थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ है, जिन्हें सिवर करना होगा यानी काटना होगा सप्लाई के लिए। सर्विसेज के अंदर भी 2 चीज़ें और आ जाती हैं, जैसे कि मुद्रा का प्रयोग, यूज़ ऑफ द मनी, एंड अगली चीज़ होती है कि नकदी को आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करो, ट्रांसफ़र करो, जिसके लिए आपने कमीशन दी। तो ये सेक्शन 7(1)(a) कहलाता है। एक्शनेबल क्लेम जिसके बारे में मैं जस्ट बात कर रहा था, वो चीज़ होती है कि अगर मान लीजिए आपने बैंक में कोई लोन लिया है अपनी कार खरीदने के लिए, तो कार के जो डॉक्यूमेंट्स हैं
उन्हें आप जो है वो बैंक के पास गिरवी रखवाते हैं कि अगर आप इस लोन को नहीं दे पाते, पूरा नहीं कर पाते, तो बैंक आपसे ये सिक्योरिटी जो है इस पर्टिकुलर एसेट को उठाकर ले जाएगी। तो ये जो एक्शनेबल क्लेम है, यानी उनके पास जो ये एक तरीके की पावर है कि वो आपके गुड्स को जो है वो फॉरफिट कर सकती हैं अगर आप पैसे नहीं दे पाते हैं, तो उस प्रोसेस को एक्शनेबल क्लेम कहा जाता है। तो वो भी गुड्स के तहत ही माना जाता है, यानी सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर कवर होता है। अगला सेक्शन आता है सेक्शन 7(1)(b), यानी इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यानी आप किसी भारत के बाहर के व्यक्ति से या किसी बिजनेस से गुड्स और सर्विसेज लेकर आते हैं, माफ़ कीजिएगा गुड्स नहीं आते, इसमें केवल सर्विसेज आती हैं, फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो जनरली अगर भारत का कोई व्यक्ति किसी बाहर की सर्विसेज को इंपोर्ट करता है इंडिया में, चाहे वो बिजनेस के लिए हो या ना हो, तो उसे भी सेक्शन 7(1)(b) के तहत सर्विस माना जाता है और सप्लाई माना जाता है। फिर आते हैं एक्टिविटीज विदाउट कंसिडरेशन डीम्ड सप्लाई, सेक्शन 7(1)(c), जिसके अंदर एनेक्जर नंबर 1 आता है। यानी एक पूरी एक सूची है, एक पूरी लिस्ट है जो आपको सेक्शन 7(1)(c) में समझनी होगी। इनकी जो ब्रॉड हेडिंग है वो एक्टिविटीज़ जो कि कंसिडरेशन यानी पैसों के बिना दी जा रही है, लेकिन फिर भी वो सप्लाई का पार्ट होगी। आपको याद होगा जब हमने एक सेक्शन 7(1)(a) पढ़ा था, तो हमने कहा था कि कंसिडरेशन उसमें होना ज़रूरी है, यानी पैसों का लेन देन तो उसमें ज़रूरी है, लेकिन ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें पैसों का लेन देन नहीं हो रहा, लेकिन तब भी वो सप्लाई का हिस्सा मानी जाएंगी। तो आइए इस सूची को समझते हैं। पहला पॉइंट, अगर मैं कोई ऐसे बिजनेस एसेट को डिस्पोज कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ, या फिर एक तरीके से ख़त्म कर रहा हूँ, ट्रांसफ़र कर रहा हूँ फ्री में भी, जिस पर मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट पहले लिया था, तो वो भी सप्लाई का पार्ट माना जाएगा। पहला, परचेज अगर मैंने 2017 में करी थी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई कंप्यूटर खरीदा था और उसके ऊपर जो भी मैंने जीएसटी पे किया था उसका मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज़ कर चुका हूँ, यानी मान लेते हैं कि उस पर मैंने 2000 रुपये का जो है वो जीएसटी 2017 में पे किया था। आज इस कंप्यूटर को, क्योंकि ये पुराना हो गया, इसको मैं जो है वो यूं ही डिस्कार्ड कर रहा हूँ, तो इस वजह से क्योंकि मैंने 2000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट उस पर अवेल कर लिया था, यूज़ कर लिया था, तो अब इसको जब मैं इस तरीके से ट्रांसफ़र भी कर दूंगा, डिस्पोज ऑफ कर दूंगा, तो वो मेरे सप्लाई के अंदर माना जाएगा। मेरे बिजनेस को उसमें सप्लाई मानते हुए जो है वो जीएसटी पे करना होगा। दूसरा आता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स। तो दो ऐसे व्यक्ति जो आपस में रिलेटेड हों या आपस में डिस्टिंक्ट पार्टी माने जाते हों, तो उनके बीच में अगर कोई भी कोर्स और फर्दरेंस में ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस के बढ़ावा करने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए किसी तरीके का सप्लाई होता है, तो वह भी जो है सप्लाई की कैटेगरी में माना जाएगा, यानी आपके सेक्शन 7(1)(c) के एनेक्जर 1 का पार्ट माना जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर दिल्ली में कोई रजिस्टर्ड ऑफिस है और पश्चिम बंगाल में भी जो है उसकी एक शाखा है और उनके बीच में कोई सप्लाई होती है, तो वो इस नंबर 2 पॉइंट के अंदर कवर होगी। या फिर अगर कोई दो दोस्त हैं या कोई दो भाई हैं या फिर एक फैमिली के ही मेंबर्स हैं जिनके बीच में किसी तरीके की सप्लाई होती है, तो वो भी इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर आती हैं। आप स्क्रीन पे अब एक लिस्ट देख पाएंगे जिसमें कानूनी व्यक्ति सहित व्यक्तियों को संबंधित व्यक्ति माना जाता है, तो वो इन प्रकार जो है वो सारे इसके अंदर लिस्टेड हैं। तो आप इन सारी लिस्ट को जो है वो पढ़ सकते हैं, इन सब को रिलेटेड पार्टी माना जाता है। लेकिन एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में यदि किसी तरीके की गिफ्ट्स एक्सचेंज होती हैं, मतलब कोई एम्प्लॉयर खुश होकर अपने एम्प्लॉई को कोई गिफ्ट देता है जिसकी वैल्यू एक साल में 50,000 से ज़्यादा की नहीं हो, तो वो सप्लाई नहीं माना जाता। यानी सैलरी तो एक अलग चीज़ हो जाती है, अगर एम्प्लॉई को अगर खुश होकर 40,000 रुपये तक की कोई गिफ्ट दी गई, तो वो सप्लाई की कैटेगरी में यहाँ नहीं आएगा, इवन इफ वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई आपस में रिलेटेड पर्सन है। पर अगर वो 50,000 रुपये से 1 रुपये भी ज़्यादा की गिफ्ट दे जाता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को, तो वहाँ पर पूरे पर जो है वो सप्लाई मानकर जीएसटी पे करना होता है। सो गिफ्ट्स नॉट एक्सीडिंग 50,000 इन वैल्यू इन 1 फाइनेंशियल ईयर बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगली चीज़ आती है सप्लाई ऑफ गुड्स, जहाँ पर प्रिंसिपल अपने एजेंट को अंडरटेक करता है फॉर गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। मतलब प्रिंसिपल के द्वारा एजेंट को कोई स्पेसिफिक गुड्स जो है वो सप्लाई किए जा रहे हैं, या फिर इसका ठीक विपरीत, एजेंट अपने प्रिंसिपल को कोई गुड्स उनके बिहाफ पर रिसीव कर रहा है, तो वो भी जो है सप्लाई की कैटेगरी के अंदर माना जाता है। इसे यदि मैं हिंदी में समझाऊं तो एक प्रिंसिपल द्वारा अपने एजेंट को, जहां एजेंट प्रिंसिपल की ओर से ऐसे सामान की आपूर्ति करने का वचन देता है, या फिर एक एजेंट द्वारा अपने प्रिंसिपल को, जहां एजेंट प्रिंसिपल की ओर से सामान प्राप्त करने के लिए वचन देता है, सारी चीज़ें सप्लाई का ही पार्ट मानी जाती हैं। चौथा,
import of services by a person from a related person or from any of his establishment outside India in the course of furtherance of business। इसका एक सीधा सा एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो अपना घर बनवाना चाहता है और उसका बेटा जो है वो आर्किटेक्ट है और किसी दूसरी कंट्री के अंदर है, तो जाहिर सी बात है कि बेटा कोई फीस तो नहीं लेगा अपने पिताजी का घर बनवाने के लिए। तो इन दैट केस, क्योंकि वो कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए नहीं है, क्योंकि वे अपने जो पिताजी हैं उनके रहने के लिए जो है वो घर डिज़ाइन कर रहा है, तो उसके लिए उन्होंने जो है वो कोई स्पेसिफिक फीस नहीं ली होगी, तो कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो इन दैट केस वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर पिताजी के व्यवसाय के लिए, उनके बिजनेस के लिए अगर वो कोई बिल्डिंग डिज़ाइन करता है तो वहाँ पर उसे सप्लाई माना जाएगा, इवन इफ वो रिलेटेड पार्टी है, इवन इफ वो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है। तो ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ बेटा अगर कोई बिल्डिंग डिज़ाइन करता है अपने पिताजी के बिजनेस के लिए, तो वो जो है सप्लाई माना जाएगा। लेकिन जो है उनके रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए अगर कोई घर की स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जा रहा है या फिर आर्किटेक्चरल सर्विसेज दी जा रही हैं, तो बिकॉज वो रिलेटेड पार्टी हैं और बिकॉज वो कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है, तो वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। अब यहाँ पर जाके अपना शेड्यूल नंबर 1 खत्म होता है। अब चलते हैं अगले शेड्यूल नंबर 2 पे, जो कि सेक्शन 7(1)(a) का पार्ट है। कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं या ट्रांजैक्शंस हैं जिन्हें ट्रीट किया जाता है कि वो या तो सप्लाई ऑफ गुड्स की कैटेगरी में आते हैं या वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज की कैटेगरी में आते हैं। अमूमन इन जो है वो सप्लाई की रिलेशंस को देखकर समझ नहीं आता कि इन्हें गुड्स कहें कि इन्हें सर्विसेज कहें, क्योंकि अलग अलग करना ज़रूरी है, इन पे रेट्स अलग अलग लगते हैं। तो ऐसी गतिविधियां या लेन देन को माल की आपूर्ति माना जाए या सेवा की आपूर्ति माना जाए, ये कैसे अलग करते हैं इस पर्टिकुलर लिस्ट से आपको क्लियर होगा। इस लिस्ट को ध्यान से देखिए। सबसे पहला है ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स या ट्रांसफर ऑफ राइट ऑफ शेयर्स इन गुड्स विदाउट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल। तो मान के चलिए कि अगर आप कोई ऐसे संपत्ति किसी और को ट्रांसफर कर रहे हैं जिसमें आपका आगे कोई भी राइट नहीं रहेगा उसे वापस लेने का, तो वो ट्रांसफर ऑफ गुड्स है। लेकिन अगर आप कोई लीज पर या फिर आप किसी को रेंट पर कोई ऐसी प्रॉपर्टी देते हैं कि आप यहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ये प्रॉपर्टी मेरे पास वापस आ जाएगी, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। बस यही थंब रूल लगाना है हर टाइप के गुड्स और सर्विसेज में, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स और समझते हैं। अगर कोई लैंड या बिल्डिंग है उसे मैं रेंट पर, टेनेंसी पे या फिर लीज पर दे रहा हूँ, तो वो ऑब्वियसली सर्विस है, बिकॉज बाद में ये प्रॉपर्टी मेरे पास वापस आ जाएगी और इसके बदले मुझे हो सकता है किसी तरीके की लीज का जो है वो पेमेंट मिल जाए या रेंटल जो है वो पेमेंट मिल जाए। या फिर अगर हम कोई बिल्डिंग को भी जो है वो लीज पर दे रहे हैं या फिर हम उसको रेंट पर दे रहे हैं, तो वो भी सर्विस ही कैटेगरी आएगी। अगर हमारे कोई ऐसे गुड्स हैं जिसको हम ट्रीटमेंट या प्रोसेस के लिए देते हैं कि ये मेरे गुड्स आप रखिए, इस पर जो है वो किसी तरीके का प्रोसेस करके या इसकी फॉर्म को चेंज करके मुझे वापस दे दीजिएगा, तो क्योंकि ये गुड्स मेरे पास वापस आ जाएंगे, इस पर आप केवल मुझे ट्रीटमेंट करके दे रहे हैं, क्योंकि आप हो सकता है उसके स्पेशलिस्ट हों, हो सकता है आपको वो काम बहुत बखूबी आता हो, तो वो भी एक सर्विस की कैटेगरी मानी जाएगी। लेकिन अगर बिजनेस एसेट्स हैं जिसको डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है, तो वो गुड्स हैं। अगर ओनर के द्वारा कोई ऐसे बिजनेस एसेट्स हैं जो वो पर्सनल यूज़ के लिए लेके जा रहा है, जो बिजनेस के पास वापस आएंगे, तो वो सर्विस है, क्योंकि वो बिजनेस के पास अल्टीमेटली वापस आ ही जाएंगे, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो रही। अगर ओनर जो है वो टैक्सेबल पर्सन नहीं रहेगा और गुड्स जो है वो किसी और पर्सन के पास दे दिए जाते हैं या पूरा का पूरा चलता हुआ बिजनेस ही ट्रांसफ़र कर दिया जाए, जिसमें ओनर का आगे जाके किसी भी तरीके का ओनरशिप नहीं बचेगी, तो फिर वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी को यदि आप रेंट करते हैं तो वो एक सर्विस है। बिल्डिंग को यदि कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो वो एक सर्विस है। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर जो है डेवलप किया जाता है, वो एक सर्विस है। अगर कोई ऐसा काम आपके साथ कोई एग्रीमेंट हो कि आप इस पर्टिकुलर जगह पर नहीं बेचेंगे या आप मेरे साथ ये स्पेसिफिक काम नहीं करेंगे, उसके लिए अगर कोई पेमेंट किया जाता है तो वो भी एक सर्विस है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इस टाइप की लिस्ट जो आप पढ़ेंगे, उससे आपको गुड्स और सर्विसेज के बीच में किस तरीके से अंतर किया जाता है ये क्लियर हो जाएगा।